देखो आज हम लोग पढ़ने वाले मुद्रा और बैंकिंग। क्या पढ़ने वाले? मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, तो मुद्रा और बैंकिंग में सबसे पहले क्वेश्चन है मुद्रा क्या है। मुद्रा जानता है ना, पैसा। मुद्रा पैसा। ठीक है, तो मुद्रा क्या है और मुद्रा के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो अभी लाइफ में सबको पता है कि मुद्रा के बिना, पैसों के बिना लाइफ चलना इम्पॉसिबल है ना। तो मुद्रा क्या है इसके बारे में जानेंगे। मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगर हम कोई वस्तु खरीदे तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। या हमसे कोई वस्तु अगर खरीदेगा तो वो हमको क्या देगा, पैसा देगा, मुद्रा देगा। तो मुद्रा वह माध्यम है जिससे वस्तुओं का क्या क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि लिया भी, खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मुद्रा होना चाहिए। यह विनिमय का साधन है जो वस्तुओं विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को समाप्त करता है। किस विनिमय का साधन है? विनिमय मतलब क्या होता है, एक वस्तु को खरीद मतलब लिया जाता था और उस वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया जाता था। एक वस्तु लेना और उसके बदले क्या किया जाता था, दूसरे वस्तु दिया जाता था। अगर हमको चावल लेना है, चावल लेने के लिए हमें दूसरी चीज देना पड़ेगा, तो दूसरा चीज भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो उस समय क्या होता था, बहुत दिक्कत होता था। क्या होता था, बहुत दिक्कत होता था, बहुत कठिनाई होता था कि एक वस्तु लेने के लिए हमें दूसरे वस्तु रखना पड़ेगा और देना पड़ेगा। लेकिन जब से मुद्रा आ गया तो क्या होने लगा, हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो वस्तु के बदले हमें क्या देना पड़ रहा है, मुद्रा देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, मुद्रा देना पड़ रहा है, यानी कि पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो विनिमय का कार्य करता है, यानी कि विनिमय काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, एक वस्तु ले रहा है, वस्तु के बदले दूसरे वस्तु। तो विनिमय का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु लिया जाता था, दूसरी वस्तु दिया जाता था। तो अब हम वस्तु के बदले क्या देने लगे, पैसा देने लगे। वस्तु के बदले क्या देने लगे, पैसा देने लगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विनिमय का साधन कहलाएगा। मुद्रा का मुख्य कार्य है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम। यानी कि मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आसानी से लेन देन किया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं को आसानी से लेन देन किया जा सकता है। यानी कि मुद्रा आ गया तो हम कोई भी वस्तु खरीदेंगे, पैसा दे दिए। कहीं अगर हमको जाना है तो उसके बदले हम पैसा दे दिए, है ना। तो मुद्रा और सेवा मतलब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बहुत आसानी से होने लगा, किसके, मुद्रा से, है ना। तो मुद्रा किसका माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। फिर आ गया मूल्य की माप। मुद्रा से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना आसान होता है। मुद्रा से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना आसान होता है। एक बिस्किट लेंगे, अगर 5 रुपए उसका दाम है तो उसको मतलब लगा दिया कि 5 रुपए इसका कीमत है। लेकिन अगर मुद्रा नहीं होता तो उस 5 रुपए का बिस्किट लेने के लिए हमें क्या देना पड़ता पता नहीं, है ना। तो मुद्रा से क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हो जाता है ना। तो यह हो गया दूसरा, मूल्य का भंडार। मुद्रा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। बहुत आदमी बहुत पैसा कमा रहा है और बैंक में जमा कर रहा है, यानी कि भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसके लिए सुरक्षित रखा जाता है, आने वाले दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फिर आ गया विलंबित भुगतान का मापदंड। विलंबित, भविष्य में भुगतान करने के लिए मुद्रा विश्वसनीय माध्यम होता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। मुद्रा जो है, पैसा जो है, वो आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी कि जो अभी चल रहा है या आने वाला दिन होगा, यह सभी के लिए क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। रीढ़ का हड्डी पूछता है ना, रीढ़ का हड्डी। अगर ये रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग सीधे तरीके से खड़ा नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह भी आधुनिक समय के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा बहुत ही आवश्यक है। मुद्रा बहुत ही आवश्यक है। अब मुद्रा है तो ज्यादा है तो उसको बैंक में रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बैंक। बैंक की मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। बैंक की मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। सबको पता है कि बैंक किसे कहते हैं, है ना। बैंक में जाकर के हम पैसा उठाते हैं, पैसा जमा करते हैं। तो बैंक तो सब समझता है ना। तो बैंक वह संस्था है जहां जनता से जमा स्वीकार करती है और ऋण देती है। यानी कि जनता से जमा लेता है, चाहे हम पैसा जमा करें या हम अपना जमीन के कागजात जमा करें या बहुत जेवरात वगैरह बैंक में रखा रहता है, तो वो सारी चीज जमा करें तो वो स्वीकार करता है, रखता है। ठीक है, और कोई काम अगर पड़ गया, किसी को पैसा नहीं है और वो उसे पैसा की जरूरत पड़ गया तो बैंक से क्या कर सकता है, ऋण भी ले सकता है। ऋण ले सकता है यानी कि कर्ज ले सकता है। ठीक है, तो ये बैंक है। मुख्य कार्य बैंक का क्या है, जमा स्वीकार करना। क्या करना, जमा स्वीकार करना। बैंक लोगों की बचत को अलग अलग खाते, यानी कि बचत, चालू, सुविधा, अलग अलग खाता होता है ना। बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, ठीक है, सावधि में जमा करता है। ऋण प्रदान करना, और बैंक क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। बैंक उद्योग, किसानों और व्यापारियों को ऋण देता है। कोई फैक्ट्री बड़ा सा खोलना है
पैसा नहीं है तो बैंक से ऋण ले ले, ठीक है। खेती करना है, पैसा नहीं है तो बैंक से ऋण ले लो। फिर व्यापारी करना तो ऋण, तो ये सब कौन देता है? बैंक देता है। मुद्रा निर्माण, बैंक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निर्माण करता है। बैंक क्या करता है? ऋण देकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निर्माण करता है। यानी कि किसी को दिया ऋण, है ना, 10,000 दिया, अब 1 साल मतलब 10 महीना 12 महीने का समय दे दिया, तो उस समय में बैंक क्या करता है, अगर तुमको 10,000 दिया तो 12,000 लेगा। कितना लेगा? 12,000। तो 2,000 उसका फायदा हुआ बैंक को, 2,000 एक्स्ट्रा गया, तो वो हुआ मुद्रा निर्माण। तो बैंक क्या करता है? इससे मुद्रा निर्माण करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निर्माण करता है। एजेंसी कार्य, एजेंसी कार्य जैसे कि बैंक चेक, ड्राफ्ट, बिल, भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है। कहाँ? बैंक में। बैंक का चेक देखा ना, ड्राफ्ट देखा ना, ये सारा चीज भुगतान कहाँ किया जाता है? तो बैंक में किया जाता है। फिर होता है सुरक्षा सेवा, बैंक हमें सुरक्षा सेवा भी देता है। बैंक लोगों की कीमती वस्तुओं, दस्तावेजों आदि सुरक्षित रखता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सोना है, चांदी है, जमीन का कागजात है, तो घर में नहीं रखता है, क्योंकि घर में चोर वगैरह घुस जाएगा, तो ये ले करके कहाँ रख देता है? बैंक। बैंक में होता है लॉकर, वहाँ लॉकर रख देता है अपने नाम से। तो इसके लिए भी सेवा प्रदान देता है, सुरक्षा सेवा। तो निष्कर्ष ये निकला कि बैंक न केवल बचत को प्रोत्साहित करती है, यानी कि बैंक सिर्फ हमें बचत का प्रोत्साहित नहीं करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास में माध्यम भूमिका निभाता है। समझ में आ गया ये दो प्रश्न? क्वेश्चन है औपचारिक और अनौपचारिक ऋण शोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में निम्न अंतर है, ठीक है। बहुत सारे अंतर है, ये एक लाइन लिखेंगे, इससे हमारा एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद औपचारिक समझ लेना है कि औपचारिक वो ऋण होता है जो हमें बैंक प्रदान करता है। कौन देता है? बैंक प्रदान करता है, वो हमारा औपचारिक ऋण कहलाएगा, ठीक है। जो सरकारी नियमों का पालन करते हुए हमें जो ऋण प्राप्त होता है वो औपचारिक कहलाता है। जबकि अनौपचारिक, है ना, वो है जो हम दूसरे के पास लेते हैं, कोई ब्याज देने वाला होता है ना, दोस्त के पास लेते हैं, रिश्तेदारों के पास लेते हैं, ये हमारे क्या हो गया? अनौपचारिक हो गया। तो दूसरा अंतर ये समझ में आ गया कि औपचारिक सरकारी होता है और अनौपचारिक गैर सरकारी होता है। तो ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु स्रोत। स्रोत मतलब किस जगह से मिलता है? तो औपचारिक जो है वो बैंक सहकारी समिति है। बैंक सहकारी समिति, यानी कि औपचारिक को कौन देता है? बैंक देता है। अंतर याद करने में बहुत आसान होता है। अंतर एक तरफ का याद करो, दूसरा तरफ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ स्रोत में हम याद किए कि बैंक सहकारी समिति देता है औपचारिक में, तो अनौपचारिक क्या होगा? यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो बैंक से नहीं देता है, ठीक है। या तो साहूकार, व्यापारी, मित्र से हम लेते हैं तो उसे अनौपचारिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यापार दर, ब्याज दर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? ब्याज दर। तो जो ब्याज लेने के दर है अनौपचारिक में कम और निर्धारित होता है। अनौपचारिक में क्या होता है? कम होता है और निर्धारित होता है, जबकि अनौपचारिक में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। औपचारिक में कम होता है। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक हमारा ब्याज क्या करेगा? कम लेगा और एक निर्धारित कर देगा, बांध देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अनौपचारिक में लेते हैं तो बहुत अधिक ब्याज लेगा और उसका कोई निर्धारण नहीं रहेगा, वो अपना मनमानी करता है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट है नियंत्रण। तीसरा पॉइंट क्या है? नियंत्रण। सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। औपचारिक जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सरकार द्वारा। जबकि अनौपचारिक कोई नियंत्रण नहीं होता। अनौपचारिक को कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता है। 3 पॉइंट हो गया। 4 नंबर का सुरक्षा। औपचारिक जो होता है वो उचित दस्तावेज और गारंटी लेता है। अगर औपचारिक बैंक तुम्हें लोन देगा तो उससे पहले वो दस्तावेज लेगा तुमसे, है ना, और सुरक्षा लेता है। जबकि अनौपचारिक कभी कभी बिना दस्तावेज का ही दे देता है। अनौपचारिक क्या करता है? बिना दस्तावेज का ही दे देता है। फिर 5 नंबर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है? तो औपचारिक जो है वो लाभकारी सुरक्षित होता है। औपचारिक में क्या होता है? लाभकारी होता है और सुरक्षित होता है, उसमें हम कम ब्याज देना पड़ता है ना। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है? शोषणकारी और हानिकारक होता है। शोषणकारी मतलब किसी से लिया 1 साल के लिए, वो 4 महीने में मांगने लगेगा, 6 महीना में मांगने लगेगा, है ना। तो ये हानिकारक होता है और शोषणकारी होता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि औपचारिक ऋण सुरक्षित और लाभकारी है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि औपचारिक ऋण जो होता है, जो बैंक द्वारा लिया जाता है, वो सुरक्षित होता है और लाभकारी होता है, फायदा देता है, ठीक है। जबकि अनौपचारिक क्या होता है? तो अनौपचारिक ऋण गरीबों की शोषण का कारण बनता है। गरीबी की शोषण का
कारण बनता है। कोई गरीब जाकर के उन लोग से पैसा लिया और उन लोग क्या करते, ज्यादा ब्याज लगा दिया, जिससे कारण गरीब पैसा नहीं चुका पाने लगा। 1 साल का समय लिया, 6 महीना में मांगने लगा। इससे क्या होता है, बहुत सारे गरीब अपना आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए हमारे लिए क्या है, औपचारिक ऋण जो है वो लाभकारी और सुरक्षित है, बल्कि अनौपचारिक से, ठीक है, अनौपचारिक लाभकारी नहीं है, ये शोषणकारी होता है। समझ में आ गया कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है। 5 पॉइंट लिख देना, इस तरह से लिखेगा तो एक भी नंबर कट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्व सहायता समूह SHG का फुल फॉर्म हो गया सेल्फ, ठीक है, हेल्प ग्रुप। तो स्व सहायता समूह SHG क्या है, इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्व सहायता समूह जो है वो क्या है वो बताना है, और उसको ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब क्या लाभ है और क्या भूमिका निभाता है वो स्पष्ट करना है। तो स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ये क्या करता है, 10-20 ग्रामीण लोगों को समूह होता है। देखना, एक आता है ग्रुप में लोन देने वाला, है ना, ग्रुप में लोन देने वाला आता है, जिसमें से क्या करता है 10 या 20 लोगों को इकट्ठा करता है, उसका एक ग्रुप बनाता है, समूह बनाता है और उसे लोन प्रदान करता है, ठीक है। तो स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप 10-20 ग्रामीण लोगों के समूह होता है जो आपस में धन एकत्र कर छोटे छोटे ऋण देते हैं। और क्या करता है, आपस में वो लोग धन एकत्र करता है और लोगों को छोटा छोटा ऋण देता है, ठीक है। उससे फायदा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ये क्या करता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। SHG से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनती है। उससे क्या करता है, महिलाएं उससे ऋण लेकर के छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके क्या करता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, ठीक है। फिर होता है गरीबी उन्मूलन, यह गरीब परिवार को सस्ते ऋण देकर गरीबी घटाता है। और जो सेल्फ सहायता मतलब होता है ना, स्व सहायता समूह, वो लोग क्या करता है, 10-20 आदमी होता है, खुद पैसा एकत्रित करता है, जिसे लोन की जरूरत होता है उसे दे देता है। तो इससे महिलाओं को फायदा होता है, महिलाएं कुछ ले लेती है, उसके बाद अपना व्यवसाय कर लेती है कुछ, है ना। उससे क्या होता है, वो आत्मनिर्भर बन जाता है। फिर गांव में अगर कोई ज्यादा गरीब है, उसको ज्यादा दिक्कत हो गया, तो वो क्या करता है, उससे ऋण ले लेता है। और जब गांव का आदमी ही रहे तो गांव को पता है ना कि ये कितना गरीब है ना, तो उससे क्या करता है, कम दामों में उसे ऋण दे देता है, जिससे उसका क्या होता है, गरीबी खत्म होता है, ठीक है, घटता है। फिर आगे बैंक से जोड़ना, SHG समूह बैंकों से जुड़कर औपचारिक ऋण प्राप्त करते हैं। और SHG क्या करता है, बैंक से जुड़ करके औपचारिक ऋण प्राप्त करता है। यानी कि 10-20 लोगों का अगर ग्रुप है तो वो बैंक से क्या करेगा, औपचारिक ऋण ले सकता है, ठीक है, तो प्राप्त करता है। और ब्याज दर कम, इसमें ब्याज दर कम होती है। SHG में क्या होता है, ब्याज दर जो होता है वो कम होती है, जिससे किसान व महिलाएं लाभान्वित होती है। जिससे क्या होता है, किसान अगर लिया तो वो भी फायदा में रहता है, अगर महिलाएं भी ली तो वो भी फायदे में रहती है, ठीक है, तो लाभान्वित होती है। सामुदायिक एकता, समूह के माध्यम से सामाजिक एकता व सहयोग की भावना विकसित होती है। और सामुदायिक एकता क्या होता है, समूह के माध्यम से जब सहायता किया जाता है तो इससे क्या होता है, वह सहयोग की भावना विकसित होती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि SHG ग्रामीण विकास और महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि SHG जो है वो ग्रामीण के विकास के लिए और महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ में आया, चलो ठीक है।